ऑल राइट, सो एज वी ऑलरेडी डिसाइडेड कि हम स्पॉम का जो कॉस्टिंग है उसका जो भी प्रैक्टिकल कंटेंट है हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देख रखी स्पॉम कॉस्टिंग को किस तरह से आपको टैकल करना है, वो आप एक बार देख लो ताकि आपको आइडिया लगे कि भाई हम किस तरह से जो है स्पॉम के कॉस्टिंग के मटेरियल को अपन कवर करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 विद इन फ्यू आवर्स आपको जो है पार्ट 2 मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस जस्ट जंप इनटू क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अपन कंसेप्ट को करेंगे, कंसेप्ट को समझने के बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो मैं आपको एक साथ पूरे कंसेप्ट नहीं करा रहा। ये जो पीडीएफ है ये आपको अवेलेबल हो जाएगी बेसिकली वीडियो के बाद। मैं डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ की लिंक अटैच कर दूंगा, आप इस पीडीएफ को रेफर करके इसके सारे नोट्स समझ सकते हो। तो सबसे पहले बहुत बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। हम चैप्टर नंबर कौन सा कर रहे हैं, आपका चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं स्पॉम के कॉस्टिंग के मॉड्यूल का। ये है स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट। इसका बेसिक फंडा सही ये है कि भाई हम अपने रेवेन्यू को किस तरह से मैनेज करेंगे। मैनेज का मतलब ये है कि हम अपने प्रॉफिट को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अपन घटाएंगे तो नहीं, ऑफकोर्स हम चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अब प्रॉफिट बढ़ाने के बहुत से तरीके होते हैं, जिसके अंदर क्या क्या होता है कि भाई मैं अपने जो है सेलिंग प्राइस को बढ़ा दूँ या फिर कॉस्ट को इफेक्टिवली कम करूँ। तो इसमें अपन वेरियस तरीके समझेंगे जहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, एक बेसिक कंसेप्ट ने इंटर में पढ़ा होगा किसका, ब्रेक इवन पॉइंट का। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, पहले आप ये समझते हैं कि भाई थोड़ा मार्जिनल कॉस्टिंग का चार्ट समझते हैं। क्या होता है, पहले तो अपना सेल्स आता है, ठीक है। सेल्स में से मैं जो है वेरिएबल कॉस्ट को लेस करता हूँ। मैंने वेरिएबल कॉस्ट को लेस करना है कर दिया तो मेरे को मिलेगा कंट्रीब्यूशन, राइट। कंट्रीब्यूशन में से जैसे मैंने फिक्स कॉस्ट को लेस करा, कंट्रीब्यूशन से मैंने जैसे ही फिक्स कॉस्ट को लेस करा तो मुझे क्या मिलता है, अपना प्रॉफिट मिल जाता है, राइट। तो ये तो हो गया आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का चार्ट। जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो मेरा कंट्रीब्यूशन मिला, उसमें से मैंने फिक्स कॉस्ट को लेस करा तो मेरा जो है प्रॉफिट निकल के आ जाएगा इधर। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट आपने समझा होगा। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है कि भाई मुझे इतना कंट्रीब्यूशन मिल जाए जो मेरे फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए। तो अपन क्या समझते हैं कि भाई फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर मैं यूनिट्स में निकालूं तो मुझे समझ में आएगा कि मैं कितने यूनिट्स बेचूंगा जिसका कंट्रीब्यूशन मेरे किसके बराबर हो जाए, फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए। मतलब क्या हो जाएगा कि मेरा प्रॉफिट अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। आप मेरी बात बड़ी समझ पा रहे हो ना। मैं इस बहुत डीप में इस कॉन्सेप्ट में घुस रहा नहीं हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इसको जो है इंटर में समझा होगा। वापस समझ लेते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आया, मैंने फिक्स कॉस्ट को करा तो मेरा प्रॉफिट आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने का मतलब क्या है कि भाई फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट टोटल इसके बराबर हो जाए, किसके, फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए। उससे क्या होगा कि भाई जब कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा उसमें से जैसे मैं फिक्स कॉस्ट को लेस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट जीरो आ जाएगा। प्रॉफिट जीरो का मतलब ये है कि मैं ना प्रॉफिट में हूँ ना लॉस में हूँ। मतलब ये क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया अपना। तो आपको आई होप ये जो है पॉइंट समझ में आया होगा। जस्ट लेट मी चेक, हाँ ठीक है, मेरी वीडियो चालू है। तो अपन सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपन जो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं वो करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 आपका जो स्पॉम मॉड्यूल है उसका इलस्ट्रेशन 1 करते हैं, चैप्टर नंबर 6, राइट। अच्छा, अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। वेरी इजी। देखो, कॉस्टिंग को करने का तरीका ये है, अपनी दिमाग की खोपड़ी को खोल के रखना। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप आसानी से समझ पाओगे। देखना, अ कंपनी मैन्युफैक्चर साइकिल्स फॉर बोथ अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। गिवन बिलो इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइकिल्स मेड फॉर द चिल्ड्रन। एक तो है ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। सीवीपी का मतलब है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसमें इतनी टेक्निकलिटी से मत घुसो। एनालिसिस का मतलब ये डिटेल्स निकाल के दे दिया मैंने को। एबीसी कॉस्टिंग अपन ने पढ़ रखी है। एबीसी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे अपन कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। ये भी आपने इंटर में समझा होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपन। अपने को बता रखा है कि भाई मंथली डिमांड प्रोडक्शन, जो मंथली डिमांड दोनों, मंथली डिमांड कितनी है, 10,000 पर यूनिट दे रखी है। सेलिंग प्राइस की अपन बात करते हैं, सेलिंग प्राइस दोनों में बता रखा है 8,000 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर आप देखोगे तो वो दे रखा है 7,500 पर यूनिट। आगे बढ़ते हैं अपन, फिक्स कॉस्ट पर मंथ दे रखा है एज आइडेंटिफाइड अंडर ईच कॉस्ट सिस्टम। अच्छा, ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम में अपने को पता होगा कि भाई अपन जो है फिक्स कॉस्ट को बाइफरकेट नहीं करते, अपन फिक्स कॉस्ट को पूरा अज्यूम करते हैं कि भाई एक ही पूल है। तो उसमें दे रखा है मुझे करीबन 10 लाख पर मंथ का। एबीसी कॉस्टिंग के बेसिस पे मैंने करा तो मेरे को निकल के आया कि भाई 8 लाख जो है क्या है, मेरा फिक्स कॉस्ट है। एबीसी कॉस्टिंग आपको आई थिंक समझ में आता होगा। अपन जो करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसमें इंटर में अपन पढ़ के आते हैं। तो आई थिंक मैं आपको इसमें इसकी डेप्थ में नहीं लेके जा रहा कि भाई एबीसी कॉस्टिंग होती क्या है। अगर आपने इंटर पास करी तो ऑफकोर्स आपको एबीसी कॉस्टिंग के बारे में पता होगा। अच्छा, आगे देखना, फिक्स कॉस्ट दे रखा है मुझे 10 लाख पर मंथ, जॉब की मुझे ऊपर एविडेंट है, सेल्फ एविडेंट है कि ये 10 लाख पर मंथ है अंडर ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस। अच्छा, अभी क्या दे रखा है, आर दोज दैट डू नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये है कि जो मेरी सेल्स बढ़ेगी उसके बेसिस मेरे फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेंगे, फिक्स्ड ही है। आप कितनी सेल करो, अभी जो है 10,000 यूनिट की सेल करो, आपको आ रहा है फिक्स कॉस्ट 10 लाख रुपये। आप जैसे 1 लाख यूनिट करोगे तो भी आपका फिक्स कॉस्ट 10 लाख ही रहेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का नेचर ही ऐसा होता है कि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल्स वॉल्यूम आपका फिक्स रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टडी, फिक्स कॉस्ट डज नॉट वेरी एज पर द वॉल्यूम और एनी अदर कॉस्ट ड्राइवर हैज बीन आइडेंटिफाइड 8 लाख पर मंथ। तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई एबीसी कॉस्टिंग पे एनालिसिस करा मैंने 10 लाख की फिक्स कॉस्ट का। ये जो मेरी 10 लाख की फिक्स कॉस्ट का मैंने एनालिसिस करा तो मुझे एबीसी कॉस्टिंग तो ये कहती है कि भाई 8 लाख के जो आपके फिक्स कॉस्ट हैं ये वेरी नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। लेकिन ये जो 2 लाख के है ना, ये जो 2 लाख के कॉस्ट फिक्स कॉस्ट हैं, ये आपका जो है एक कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे जो है चेंज होते हैं। कौन सा कॉस्ट ड्राइवर वो आगे देखना। द स्टडी रिवील्ड माइलिंग मशीन इज यूज्ड टू कट द मेटल इनटू द स्टीयर सपोर्ट।
आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ दीज टीयर सपोर्ट टेक्स प्लेस इन बैचेस ऑफ 25 यूनिट। तो ये दे रखा है कि द स्टडी रिवील्ड अ माइलिंग मशीन इज यूज्ड टू कट द मेटल इनटू स्टीयर सपोर्ट। एक कोई मशीन होगी, मशीन को अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं टू कट द स्टील। आगे बता रखा है कि भाई प्रोडक्शन ऑफ दिस स्टील सपोर्ट टेक्स प्लेस इन बैचेस ऑफ 25 यूनिट्स। मतलब ये जो मैं स्टील का प्रोडक्शन करता हूँ ये जो है मैं 25 यूनिट में करता हूँ, मतलब एक बैच में कितने यूनिट होते हैं मेरे 25। आगे बढ़ते हैं, आगे देखना। वन ऑफ द बैच फॉर चिल्ड्रन का साइकिल इज फिनिश्ड। द नेक्स्ट बैच जो है किसके लिए होगा, अडल्ट साइकिल को, अडल्ट साइकिल के लिए होगा। देयरफॉर आफ्टर ईच बैच देयर वुड बी ए सेटअप चेंज। मतलब एक बैच मैंने क्या करा, अडल्ट की मैंने साइकिल बनाई, अब मुझे चिल्ड्रन की साइकिल बनानी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मशीन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ये होता है सेटअप चेंजेस। मैं कुछ सेटअप में चेंज करूँगा जिससे कि मेरा जो मशीन है वो केपेबल हो जाए टू प्रोड्यूस अडल्ट साइकिल या फिर चिल्ड्रन साइकिल एज द केस में भी। आगे बढ़ते हैं। अगर 10,000 चिल्ड्रन का साइकिल हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, द नंबर ऑफ सेटअप्स रिक्वायर्ड इज 10,000 स्टीयर सपोर्ट डिवाइड बाय 25 इक्वल्स टू 400 सेटअप। तो अगर आपने ऊपर पढ़ा होगा तो अपन ने ऊपर एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई मैं एक बैच में 25 साइकिल बनाता हूँ, तो मुझे अगर मुझे 10,000 साइकिल बनानी है तो मुझे कितने बैच बनाने पड़ेंगे, 400। मतलब अगर मैं 400 बैचेस में प्रोडक्शन करूँगा तो 400 इंटू 25 मेरी जो है कितनी 10,000 साइकिल्स बन जाएगी। आई थिंक इधर आपको पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। ईच सेटअप कॉस्ट 500। अच्छा, आपको जो सेटअप है ना वो कितना आ रहा है, एक सेटअप का कॉस्ट है 500 रुपये। एंड कंप्राइजिंग मटेरियल कॉस्ट लाइक चेंज ऑफ ऑयल जिग्स एक्सेट्रा। दिस कॉस्ट वाज प्रीवियसली पूल टुगेदर विद द फिक्स कॉस्ट। तो देखो आपको एक बताता हूँ, 500 इंटू 400 करो कितना आ रहा है, 2 लाख बैठ गया ना ये। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस के बेसिस में जो फिक्स कॉस्ट है वो 10 लाख मान रहा था, 10 लाख का मतलब टोटल मेरा 10 लाख है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने मुझे भी बताया कि भाई 8 लाख का जो आपका फिक्स कॉस्ट है ना वो फिक्स्ड है, बाकी 2 लाख का फिक्स कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम चेंज तो नहीं होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है किस पे, आपके जो है ये नंबर ऑफ सेटअप्स पे। मतलब अभी आपके जो सेटअप्स है 400 इंटू अगर मैं 500 करता हूँ तो मेरे बैठता है 2 लाख। तो इसने एबीसी कॉस्टिंग ने बताया कि भाई जो आपके 8 लाख के फिक्स कॉस्ट ना ये तो फिक्स है ही, लेकिन ये 2 लाख के जो फिक्स कॉस्ट है ना ये ऑल्दो क्या है, स्टेबल है, ऑल्दो चेंज नहीं होंगे विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन ये आपके नंबर ऑफ सेटअप पे डिपेंड करते हैं। जितने आप सेटअप करोगे उतने बेसिस पे आपका जो है ये डिटरमिन होगा कि भाई आपके ये जो बैलेंस फिक्स कॉस्ट है वो कितने हैं। तो फॉर एग्जांपल करंट केस में आपने ये समझा कि भाई 400 मेरे क्या है सेटअप कॉस्ट है, सॉरी 400 मेरा सेटअप है, मैं 400 बार सेटअप करूँगा। क्यों 400 बार सेटअप करूँगा, मुझे 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। एक बैच में मैं 25 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ तो मेरे बैच कितने निकल के आ गए, आई मीन मेरे सेटअप निकल के आ गए 400 इंटू मैंने 500 करा। क्यों, क्योंकि मेरे एक सेटअप का कॉस्ट 500 है, तो 400 इंटू 500 करता तो मुझे समझ में आती है बात कि भाई 2 लाख रुपये तो मेरे जो फिक्स कॉस्ट है ना वो डिपेंड करते हैं किस पे, सेटअप पे। इधर तक पूरी कहानी समझ में आई। अब आगे पढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट पर मंथ। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये है कि ना प्रॉफिट ना लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट पर मंथ एंड प्रॉफिट पर मंथ अंडर द ट्रेडिशनल सीवीपी मेथड एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। समझ में आ रहा है, ये बोल रहा है कि भाई आप जो है क्या निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस पे और एबीसी सीवीपी एनालिसिस में। आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट अपन ये करते हैं, ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो बहुत आसान है, अगर आपने क्वेश्चन समझ में रखा है तो मंथली डिमांड मेरी 10,000 पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस इज 8,000 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इज 7,500 पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट इज 10 लाख एंड 8 लाख प्लस 2 लाख। 8 लाख जो है रिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम चेंज नहीं होंगे, एंड 2 लाख ऑल्दो चेंज नहीं होंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम बट चेंज होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर विच इज सेटअप। ऑलराइट, तो अपन कहाँ थे, अपन जो है निकाल रहे थे ब्रेक इवन पॉइंट पर मंथ एंड प्रॉफिट पर मंथ अंडर बोथ द मेथड्स। तो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, मैंने आपको चार्ट बताया था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आया, मैंने फिक्स कॉस्ट को लेस करा तो मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये चार्ट समझ में आया। अब देखना, सेलिंग प्राइस मुझे दे रखा है 8,000 का, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 7,500 का, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आया 500। ये तो हो गया मेरा क्या, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला अगर याद है जो मैंने आपको अभी लिखाया था, उसका फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा 10 लाख का, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 500, तो ये कितना हो गया मेरा 2,000 जो है 2,000 यूनिट हो गया मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। बड़ी बात समझ में आई। अच्छा, कंट्रीब्यूशन में से मैं जैसे ही लेस करूँगा क्या मेरा फिक्स कॉस्ट तो मेरे को प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन मेरा टोटल कितना हो गया 500 जो है पर यूनिट का है, तो 10,000 यूनिट टोटल है, 10,000 इंटू 500 करोगे तो कितना आ जाएगा 50 लाख का मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। माइनस अगर मैं करता हूँ क्या 10 लाख का फिक्स कॉस्ट, 10 लाख का अगर मैं फिक्स कॉस्ट को लेस करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा 40 लाख। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। चलो अपन बात करते हैं हम एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस की। अगेन वही, सेल प्राइस मेरा कितना है 8,000, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 7,500, कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आया मेरा 500 पर यूनिट, 500 पर यूनिट है। अच्छा, मेरा फिक्स कॉस्ट कितना निकल के आया था, देखो फिक्स कॉस्ट मेरा निकल के आया था 8 लाख का, तो कितना 8 लाख का बेसिकली मेरा फिक्स कॉस्ट निकल के आया था, जो चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड वो किसी भी कॉस्ट ड्राइवर पे डिपेंडेंट नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था 2 लाख के और मेरे फिक्स कॉस्ट हैं जो डिपेंड करते हैं किस पे, कॉस्ट ड्राइवर पे जो है सेटअप चेंज। तो देखो 8 लाख तो ये हो गया, 400 इंटू 500 करा तो कितना हो गया 2 लाख, तो 8 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया 10 लाख। 10 लाख डिवाइड मैंने 500 करा तो अगेन वही कितना आ गया मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 200 यूनिट। एंड अगेन वही मैंने करा 10,000 इंटू 500, 10,000 यूनिट्स है इंटू 500 जो हो गया पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन, तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया मेरा 50 लाख का। माइनस मैंने फिक्स कॉस्ट लेस करा 8 लाख और 2 लाख, तो मेरा जो है प्रॉफिट निकल के आया 40 लाख।
आई होप आपको बेसिक मैथ समझ में आया होगा। अपन कुछ नहीं कर रहे बेसिकली, अपन जो एबीपी सॉरी एबीसी सीवीपी एनालिसिस होता है उसके अंदर फिक्स कॉस्ट को बस बाइफिकेट कर देते हैं। टोटल तो वही रहेगा, टोटल मेरा फिक्स कॉस्ट वही रहेगा, लेकिन मुझे पता चलता है, मुझे समझ में आता है कि भाई जो मेरा फिक्स कॉस्ट है वो 2 लाख का डिपेंडेंट है किस पे, कॉस्ट ड्राइवर पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ कि अगर मैं जैसे ही सेटअप कॉस्ट को अपने कम करूँगा, मतलब जैसे मैं अपने सेटअप्स कम करूँगा, तो ये जो 2 लाख का कॉस्ट है ना, ये ऑल्दो इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सेल्स ये चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं सेटअप में ऊपर नीचे करूँगा तो ये इस जो ये इम्पैक्ट है ना, ये किस पर डालेगा, मेरे फिक्स कॉस्ट पर डालेगा। तो जैसे मैंने सेटअप बढ़ा दिए तो 500 इंटू नंबर ऑफ सेटअप करूँगा तो मेरा फिक्स कॉस्ट 2 लाख वाला जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन जैसे मैंने सेटअप कम कर दिया तो ये जो 2 लाख का फिक्स कॉस्ट है कम भी हो सकता है। तो मुझे एक बात समझ में आती है कि भाई जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होती है उसके अंदर मैं फिक्स कॉस्ट का एनालिसिस नहीं करता, लेकिन जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, फिक्स कॉस्ट का भी एनालिसिस करता हूँ। ये देखने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरा फिक्स कॉस्ट है जो मेरे सेल्स के बेसिस पे तो चेंज होगा नहीं, लेकिन क्या कोई ऐसा दूसरा बेसिस है, क्या कोई ऐसा दूसरा कॉस्ट ड्राइवर है जिसकी बेसिस पे ये चेंज हो सकता है, ताकि मैं क्या कर सकूँ, इन कॉस्ट को कम करके अपना प्रॉफिट को बढ़ा सकूँ। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। लेट मी चेक मेरी वीडियो चालू है कि नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट चालू है। तो आगे बढ़ सकते हैं अपन। अपने 2 पॉइंट समझ लिए कौन कौन से, कि भाई एक तो अपना जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्या होना चाहिए और मेरा प्रॉफिट क्या होना चाहिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरी बात बड़े ध्यान से समझना, एज अ प्लांट मैनेजर, आप प्लांट के मैनेजर हो, आपको बड़ा ऑर्डर दिया गया है, अब आप सीए नहीं हो, अब आप सीए आर्टिकल भी नहीं हो, आप प्लांट के मैनेजर हो, समझना। एज अ प्लांट मैनेजर यू वुड लाइक टू कीप द नंबर ऑफ सेटअप्स टू मिनिमम सिंस दे रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द मशीन। सही बात है। आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट एट एनी टाइम द माइलिंग मशीन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अदर टाइप ऑफ साइकिल लाइक अडल्ट साइकिल, स्पोर्ट साइकिल एक्सेट्रा, देयरफॉर यू प्रपोज टू इंक्रीज द बैच साइज ऑफ चिल्ड्रन का स्टीयर सपोर्ट टू 50 यूनिट्स। अच्छा मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। अभी अपन ने क्वेश्चन में क्या समझा था कि भाई अभी जो आपका एक यूनिट है बैच का वो कितना है, 25 है। 25 बोले तो ये रहा 25 यूनिट। इसका मतलब ये है कि भाई 10 आपको यूनिट बनाने थे, डिवाइड बाय 25 करता हूँ तो मुझे जो है 400 सेटअप करने पड़ रहे थे, 400 करने पड़े थे। लेट मी चेक, 10 डिवाइड बाय अगर मैं 25 करता हूँ, परफेक्ट, मुझे 400 सेटअप करने पड़े थे। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा बेटा अब आप क्या करो कि भाई एक जो बैच है उसमें 25 नहीं 50 यूनिट बनाओ, विच मीन्स 10 यूनिट को बनाने के लिए आपको जो है कम सेटअप लगेंगे। कितने कम सेटअप लगेंगे, 200। तो 10 डिवाइड बाय अगर मैं 50 करता हूँ तो 200 जो है सेटअप लगेंगे। तो इन लोगों ने वही कहा, therefore you propose to increase the batch size of children का steer support to 50 units in one batch. The number of setups will reduce from 400 to 200 units. मैंने बता दिया कैसे, 400 से 200 आ गया, इधर 400 से जो है मेरा 200 आ गया। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द लार्जर बैच प्रोडक्शन एडिशनल इन्वेंट्री स्टोरेज एरिया वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टोर। क्या बोल रहा है ये, जो मेरा लार्जर क्या होगा बैच प्रोडक्शन होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशनल इन्वेंट्री स्टोरेज एरिया वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टोर which would cost the company 50,000 per month etc. 50,000 per month extra. Analyze the impact on the break even point and units per month and profits per month. तो बड़ा आसान सी बात ये बोला है कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा मेरा, ब्रेक इवन पॉइंट मेरा क्या होगा, और नंबर 2 इसने कहा कि भाई मेरा प्रॉफिट्स पर मंथ क्या होगा। तो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए अपने को वही माथा उड़ी करनी पड़ेगी। देखो मेरा सेलिंग कॉस्ट तो रहेगा सेम, मेरा वेरिएबल कॉस्ट तो रहेगा सेम, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आ गया, 500 का जो है मेरा कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया। अच्छा मेरी बात अब बड़े ध्यान से समझना, जो मेरा फिक्स कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, तो अपन समझते हैं कि भाई मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो 8 लाख था, 2 लाख था। 8 लाख के अलावा इन लोगों ने कहा 50,000 जो मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट और लगेगा, तो वो भी मेरा कॉस्ट ही ना। तो देखो ये हो गया 8,50,000। बड़ी बात समझ में आई। अच्छा अब देखना बेटे, पहले अपन जो है 400 क्या कर रहे थे, 400 सेटअप कर रहे थे, अभी मुझे सेटअप कितने करने पड़े, 200 सेटअप करने पड़ रहे हैं। अच्छा पर सेटअप का कॉस्ट मेरा कितना है, 500, तो मेरा कितना हो गया ये 8,50,000 प्लस 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 कितना हो गया 1 लाख, कितना हो गया 9,50,000। तो जैसे ही 9,50,000 को आप डिवाइड करोगे 500 से, 9,50,000 को डिवाइड करोगे 500 से, तो मेरा जो है 1900 का ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ गया। अच्छा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक बार फटाफट क्विकली आगे पेज पे समझा देता हूँ, और अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ा आप जो है इसको स्किप कर सकते हो। मैंने कहा कि भाई अपना जो सेलिंग प्राइस है माइनस जो है वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरा जिक्र आएगा कंट्रीब्यूशन, मैं क्या करूँगा लेस करूँगा फिक्स कॉस्ट। तो पहले जो है पहले क्या हो रहा था, ये लिख रहा हूँ मैं पहले मेरा जो है फिक्स कॉस्ट 10 लाख था, फिक्स कॉस्ट जो था मेरा 10 लाख था। 10 लाख में से बोले तो 8 लाख तो क्या था ये था, और 2 लाख बोले तो ABC कॉस्ट ड्राइवर पे डिपेंड करता था। इस 2 लाख का मतलब क्या होता था कि भाई जो 500 पर बैच इंटू कितने मेरे बैच होते थे 400, तो ये हो रहा था मेरा 2 लाख। अच्छा इन लोगों ने कहा कि भाई अब क्या हो रहा है कि भाई जो मेरा फिक्स कॉस्ट है ना, फिक्स कॉस्ट देखो 8 लाख तो पहले का पहला ही रहेगा ही। अच्छा इधर क्या हो रहा है कि भाई आपने क्या करा, जो अपने बैच का साइज़ है ना वो क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से आपके सेटअप कम हो गए, और सेटअप कितने हो गए 200 हो गए, तो अभी कितना हो जाएगा 1 लाख। तो टोटल ही कितना हो गया, टोटल अगर आपको समझ में आता है तो ये निकल के आ गया 9 लाख। लेकिन इन लोगों ने कहा कि भाई क्योंकि आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको जो है इन्वेंट्री का खर्चा भी बियर करना पड़ेगा, जो वो 50,000 पर मंथ आ रहा है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपका कितना निकल गया, 9,50,000 का जो है आपका टोटल फिक्स कॉस्ट निकल के आ गया इसके अंदर। तो अगर आप देखोगे इन लोगों ने वही कर रखा है 9,50,000, तो मेरा कितना निकल गया क्या टोटल फिक्स कॉस्ट। फिर मैंने आपको बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मुला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 9,50,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करा तो मेरा जो है 1900 निकल के आ गया। क्या 1900 यूनिट जो है मेरा बेसिकली निकल के आ गया ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा इसने फिर अगेन मुझसे पूछा कि भाई प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट वही बात करेंगे अपन, जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है इंटू में कर दूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और माइनस कर दूंगा फिक्स कॉस्ट। तो मैं 50 लाख माइनस 9,50,000 कर दूंगा तो मेरा जो है 40,50,000 निकल के आ गया।
तो देखा आपने एक बात समझी कि भाई पहले जो है आप क्या कर रहे थे, पहले जो आपका प्रॉफिट हो रहा था वो 40 लाख और अगर आपका प्रॉफिट कितना हो गया, अब आपका प्रॉफिट हो गया 40,50,000। मतलब इन लोगों ने आपको एक ज्ञान दिया, और वो क्या ज्ञान दिया कि बेटा आपका जो फिक्स कॉस्ट है ना उसमें दो दो बाइफर्केशन है। इस बाइफर्केशन जो डिपेंड करता है किस पे, कॉस्ट ड्राइवर पे, इसको अगर आप जो है कंट्रोल कर सकते हो तो करो। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। और अपन ने देखा प्रॉफिट बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि पहले अपन क्या कर रहे थे 25-25 का बैच बना रहे थे, अब अपन क्या कर रहे हैं 50-50 का बैच बना रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे जो नंबर ऑफ सेटअप्स है, नंबर ऑफ बैचेस हैं, नंबर ऑफ सेटअप्स है वो क्या हो गए, कम हो गए। कम हो गए का मतलब क्या है कि मेरा जो ये फिक्स कॉस्ट है मेरा कम हो गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आपको तो बोलना हाँ ठीक है। अच्छा बात समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करना, राइट। अच्छा बहुत आसानी से आपको मैंने ये समझा दिया। एनालिसिस पढ़ लेना। एनालिसिस जो मैंने आपको जो हिंदी में बताया वो इन लोगों ने अंग्रेजी में छाप रखा है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने जो है तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है वो पढ़ते हैं। नंबर 3 पॉइंट इज बाई व्हेन शुड द लेबर कॉस्ट बी फैक्टर इनटू द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेटअप। व्हेन शुड द लेबर कॉस्ट बी फैक्टर इनटू द कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेटअप। देखो ये बहुत सिंपल सी बात कह रहा है। मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको जो है डायग्राम के बेसिस पे समझा देता हूँ। भाई ये बोल रहा है कि जो आपका लेबर कॉस्ट है ना, लेबर कॉस्ट को मैं कब इंक्लूड करूँगा अपने कॉस्टिंग में। देखो सीधी सी बात ये है कि आपको जो है फॉर एग्जांपल मैं हूँ रोहन लिमिटेड, ठीक है। रोहन लिमिटेड को एक ऑर्डर मिला कि भाई आप जो है ना क्या करना 50 घड़ियाँ बना देना। अब मैं देखूंगा कि भाई 50 घड़ियाँ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मजदूर को हायर करना पड़ेगा। इधर लिखा मैंने एक मजदूर को हायर करना पड़ेगा, उसको मुझे 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा 100 रुपये जो है इसकी कॉस्टिंग में ऐड कर दूंगा। किसकी? घड़ियाल बनानी थी मुझे, घड़ियाल, ये घड़ियाल हो गई, ठीक है। मुझे एक घड़ी बनाने के लिए एक बंदे को हायर करना था और मुझसे 100 रुपये चार्ज करता, तो मुझे क्या करना पड़ता, उसको 100 रुपये देने पड़ते। ये तो हो गया क्या, वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। मुझे रोहन रोहन कर को बोला गया कि भाई आप जो एक घड़ी बना के दो। मैंने कहा कि भाई मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास पहले से बंदे हायर्ड हैं। ये एक बंदा है जिसको मैं जो है 10,000 रुपये पर मंथ देता हूँ, 10,000 रुपये पर मंथ देता हूँ और इसमें कितना भी काम करा सकता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई मैं क्या करता हूँ कि इस बंदे को बोलता हूँ कि भाई तू घड़ी बना दे। तो क्या इस बंदे की कॉस्ट को, क्या इस बंदे को जो मैं सैलरी दे रहा हूँ इस बंदे की कॉस्ट को मैं इस घड़ी की कॉस्ट में इंक्लूड करूँगा? सवाल आता है हाँ या ना। तो मैं कहूँगा नहीं इंक्लूड करूँगा। नहीं इंक्लूड करूँगा का मतलब क्या है, क्योंकि देखो अपन क्या करते हैं जो कॉस्टिंग की बात करते हैं तो अपन जो है रेलेवेंट कॉस्ट की बात करते हैं। रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब समझना कि भाई एक बंदे को मैंने हायर कर दिया कि भाई मैं तुझे 10,000 रुपये पर मंथ दूंगा, इरिस्पेक्टिव तू मेरे लिए काम करे या ना करे। अब उस बंदे से मैं कितना भी काम करा लूँ मुझे उसको 10,000 रुपये देना ही है ना। मतलब ये क्या मेरा एक तरह का फिक्स कॉस्ट है, ये इरेलेवेंट कॉस्ट है डिसीजन मेकिंग के लिए। मतलब क्या हुआ कि भाई इस घड़ी को, ये जो मैं घड़ी बना रहा हूँ, कैसी घड़ी बना रहा हूँ मैं अभी, जो भी है, तो जो भी मैं ये घड़ी बना रहा हूँ ना, इस घड़ी बनाने में इसकी इस लेबर की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करूँगा। अच्छा क्यों इंक्लूड नहीं करूँगा? क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर मैं ये घड़ी नहीं बनाता तो भी मुझे उसको पैसा देना पड़ता। मैं घड़ी बना रहा हूँ तो भी मुझे उसको पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं उस बंदे की जो लेबर की कॉस्ट लगी उसको मैं इधर इंक्लूड नहीं करूँगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक और ट्विस्ट इधर आता है कि भाई ये जो बंदा है ये 10,000 रुपये पर मंथ देता हूँ मैं इसको, लेकिन ये मैं 10,000 रुपये पर मंथ किस लिए दे रहा हूँ कि भाई ये कोई दूसरा पर्टिकुलर काम कर रहा है मेरे लिए और उसके पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है। मतलब उस बंदे के पास बिल्कुल टाइम नहीं है इस घड़ी को बनाने के लिए। लेकिन अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। मैंने उस बंदे को कहा कि भाई तू काम कर, तो थोड़ा सा समय उधर से निकाल, उस थोड़ा सा समय उधर से हटा और तू इस घड़ी को बना। तो मैं क्या बोलूँगा, तो अगर मैं लॉजिकली देखूँ तो क्या होना चाहिए कि भाई मैंने उस बंदे को ये कहा कि भाई तू क्या कर, वो वाला काम छोड़ और मेरा काम कर। इसका मतलब ये है कि अगर वो काम करता तो बेसिकली वो वाला मटेरियल बनाता, उस वाले मटेरियल को अगर मैं बनाता तो मैं उधर से कुछ पैसा कमाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने उस बंदे को बोला कि तू भाई मेरा काम कर, इसका मतलब ये है कि मैंने उस बंदे को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उस बंदे को प्रोहिबिट कर दिया कि वो काम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि जब मैं इस घड़ी की कॉस्ट निकाल रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको जो सैलरी दूंगा वो तो इंक्लूड करूँगा ही, उसके अलावा जो मुझे लॉस हो रहा है ना उधर वो भी कंपेंसेट करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। आपको जो है एक बार वापस क्विकली इसको रिकैप करा देता हूँ। लेबर कॉस्ट होती है अपनी, लेबर कॉस्ट का मतलब ये है कि भाई अगर वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर मैं इस बंदे को काम दूंगा तो इस बंदे को पैसे दूंगा, अगर इस बंदे से काम नहीं करा तो इस बंदे को पैसा नहीं दूंगा। ये तो हो गया वेरिएबल कॉस्ट। मतलब मैंने एक बंदे को बाहर से हायर करा कि भाई तू ये काम कर दे, इसका मतलब ये है कि अगर मैं उस बंदे को हायर करता हूँ तो मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा, हायर नहीं करता हूँ तो उसको मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इसकी कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे अपन। अब सवाल आता है कि भाई एक तो होता है परमानेंट लेबर, ये तो हो गया वेरिएबल लेबर, एक होता है परमानेंट कॉस्ट वाला बंदा। एक पर्सन है, इसको मैं जो है 10,000 रुपये पर मंथ देता हूँ, 10,000 रुपये पर मंथ जो है इसको सैलरी पकड़ा देता हूँ। एक तो एक सिचुएशन हो सकती है कि भाई इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एक सिचुएशन हो सकती है इसके पास टाइम है, टाइम है मतलब और एडिशनल काम करने का टाइम है। मेरे पास एक ऑर्डर आया, मैंने इस बंदे को बोला कि भाई तू थोड़ा सा अपना समय देके क्या कर, ये वाला ऑर्डर कंप्लीट कर। अब क्योंकि इसके पास टाइम है तो ये क्या करेगा, वो काम कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। मुझे कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं उसे काम नहीं कराता तो भी उसको 10,000 रुपये पर मंथ देना पड़ता, काम करा दिया तो भी उसको 10,000 रुपये पर मंथ देना पड़ रहा है। ये तो हो गया जब उसके पास जो है एडिशनल फ्री टाइम था। अब समझना उसके पास, ओके। ओ वेट वेट वेट, क्या हो रहा है ये, क्या जादू हो रहा है ये? हाँ ठीक है।
ठीक है। अब देखो उसके पास टाइम नहीं था, टाइम नहीं था का मतलब ये है कि वो किसी काम में इंगेज था, मतलब ये है कि अगर मैं उसका टाइम लूँगा तो इसका मतलब ये है कि वो जो काम कर रहा था वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, क्योंकि वो काम नहीं हो पाएगा तो उसमें मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा। अगर वो काम करता तो मुझे जो है उस काम पे प्रॉफिट होता। अब क्योंकि उसने वो काम नहीं करा तो मैं जो उधर नुकसान हो रहा है ना वो भी जो है क्या करूँगा, इसकी कॉस्टिंग में इंक्लूड करूँगा। आई होप आप मेरी बात समझ में आ रही हो। अगर आपको ये बात कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कोई बात नहीं, अपन आगे एग्जाम्पल करेंगे। आप जो एग्जाम्पल करोगे ना उसमें आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं तो बस इतना से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैंने किसी बंदे को हायर करा, भाई तू मेरे लिए काम कर, ठीक है, और मैं ये सोचूंगा, मैं सोचूंगा और ये देखूंगा कि अगर इस बंदे को मैं हायर करता हूँ तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, इस बंदे को हायर नहीं करता हूँ तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो मुझे इंक्लूड करना ही है। लेकिन सवाल आता है फिक्स लेबर का। फिक्स लेबर का मतलब जो रिस्पेक्टिव ऑफ काम मैं उसको पैसा देना ही पड़ेगा, मतलब 10,000 पर मंथ। तो मैं दो चीज़ें देखता हूँ कि क्या उस बंदे के पास स्पेयर कैपेसिटी है। स्पेयर कैपेसिटी का मतलब है क्या वो ठाला बैठा है, ठाला बैठा है तो मैं उससे काम करा लूँगा। अगर मैंने काम करा लिया इसका मतलब मुझे उसको एडिशनल कुछ देना नहीं पड़ा, तो मैं जो है अपनी जो ऑर्डर की कॉस्ट है वो निकाल रहा हूँ तो उसमें वो कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करूँगा। लेकिन लेट मी जस्ट चेक। हाँ, लेकिन अगर उसके पास कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं उसका समय यूटिलाइज कर रहा हूँ तो बेसिकली जो वो काम कर रहा था वो नहीं हो पाएगा, तो उधर से मुझे कुछ लॉस होगा ना, उसको मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी रेलेवेंट कॉस्टिंग में। अगेन ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कोई बात नहीं, आगे जो अपन क्वेश्चन करेंगे इसके बेस पे आपको और अच्छी तरह क्लैरिटी मिलेगी इस पर। लेट अस जस्ट जंप ऑन क्वेश्चन नंबर 3, आई मीन इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो इन लोगों ने वही बता रखा है जो मैं आपको हिंदी में समझाना, इन लोगों ने वही कर रखा है, इसको आप एक बार समझना, आपको समझ में आ जाएगी बात। भाई वैसे भी रेलिवेंट नहीं है अपने स्पॉम के लिए, क्योंकि अपन से वो जो है प्रैक्टिकल पूछेगा कंटेंट, ऐसा थियरी में पूछेगा नहीं वो। तो आप इसको पढ़ सकते हो। अच्छा, फिर आगे देखना, हाउ कैन द नंबर ऑफ सेटअप एंड द कॉस्ट ऑफ ई सेटअप इम्पैक्ट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइलिंग मशीन। तो अपन ये देखा ना कि भाई जैसे आपने क्या करा, सेटअप को कम करा तो आपको प्रॉफिट बढ़ गया। तो इन लोगों ने वही एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई आपको सेटअप और कॉस्ट ऑफ ई सेटअप के बेसिस पे आप जो है अपनी मशीन की फ्लेक्सिबिलिटी को किस तरह से ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, एंड अगेन उसका इम्पैक्ट अगेन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे ही आएगा। आई होप आपको जो है क्लियर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आई मीन इलस्ट्रेशन नंबर 1। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 अगेन वेरी इजी। अब देखना, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कह रहा है कि भाई कैटलिस्ट लिमिटेड मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस है 10, डायरेक्ट कॉस्ट दे रखा है 5। आगे बढ़ना, प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप्स पर प्रोडक्शन पीरियड। प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप्स पर प्रोडक्शन पीरियड मतलब आप जो है कितने सेटअप कर रहे हो, 42 सेटअप कर रहे हो, आप जो है करंटली सेटअप कर रहे हो 42। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स पर सेटअप मतलब बेसिकली एक सेटअप में आपके जो है 960 यूनिट्स हो रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 960 इंटू 42 करोगे तो आपको समझ में आता है ये 960 इंटू में 42 करता हूँ, मतलब टोटल मैं क्या कर रहा हूँ, इतने यूनिट्स बना रहा हूँ, 40320 यूनिट्स बना रहा हूँ। अच्छा, 40320 यूनिट्स जो मैं बनाता हूँ वो कितने सेटअप में बनाता हूँ, एक सेटअप में 42 यूनिट्स बनते हैं, तो मेरे को टोटल 960 सेटअप बनाने पड़ते हैं। तो इन लोगों ने वही कहा कि भाई प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन कितना आ रहे हैं आपके 960 जो है आपके जो है प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, एंड आपका जो प्रोडक्शन सेटअप है वो कितना है 42। मैंने उल्टा कर दिया, 40320 को डिवाइड करो 960 से, आपको निकल के आएगा 42। तो आपका जो है 42 सेटअप हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट पर ईच सेटअप, एक सेटअप का कॉस्ट कितना है 450। आगे बढ़ते हैं, इंजीनियरिंग आर्ट्स फॉर प्रोडक्शन पीरियड कितने हैं 500, और कॉस्ट पर इंजीनियरिंग आ रहा है कितना, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 500 इंटू 110 कर दो तो जो है आपका 5000 आ जाएगा। वापस देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई सेलिंग प्राइस दे रखी है, मुझे डायरेक्ट कॉस्ट बता रखा है, मुझे बता रखा है कि भाई आपका जो प्रेजेंट नंबर ऑफ टोटल सेटअप कितने हैं 42 सेटअप है, मतलब आपको जो है मशीन को 42 बार सेटअप करना पड़ता है। अच्छा, एक सेटअप के अंदर आपके 960 यूनिट्स बनते हैं, तो टोटल यूनिट्स कितने हुए आपके 40320। आगे बढ़ते हैं, फिर इन लोगों ने कहा कि भाई आपको जो ये प्रोडक्शन पीरियड है ना, फॉर द प्रोडक्शन पीरियड मतलब आप जो ये टोटल 40320 यूनिट्स बना रहे हो ना, इसके लिए आपको जो है इंजीनियरिंग आर्ट्स जो है और लगेंगे कितने 500 इंटू 10 5000 के। आगे बढ़ते हैं, द कंपनी हैज बिगन एबीसी कॉस्टिंग ऑफ द फिक्स कॉस्ट एंड हैज प्रेजेंटली आइडेंटिफाइड 2 कॉस्ट ड्राइवर्स, ठीक है, प्रोडक्शन रन एंड इंजीनियरिंग आर्ट्स। आउट ऑफ द टोटल फिक्स कॉस्ट प्रेजेंटली कितना है, प्रेजेंट मेरे फिक्स कॉस्ट कितने हैं 96,000 के मेरे प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट है। तो अपन इधर चलते हैं एक बार, कम ऑन ब्रो, गिव मी वन मोर शीट, गिव मी वन मोर ब्लैंक शीट। ऑलराइट, तो अपने अभी इन लोगों ने बता रखे हैं कि भाई आपके फिक्स कॉस्ट है 96,000, राइट। आगे देखते हैं, फिर इन लोगों ने कहा कि आउट ऑफ द टोटल फिक्स कॉस्ट प्रेजेंटली 96,000 आफ्टर द अबव 72,100 रिमेन्स टू बी एनालाइज्ड। इसका मतलब क्या है देखना, कहाँ गए अपन, बैक पा देते हैं 1 2। तो मेरे फिक्स कॉस्ट थे 96,000 के, इसके अंदर अपन ने 72,000 थे, इन लोगों ने कहा कि अभी तक अपन ने एनालाइज नहीं करें, तो एनालाइज कौन कौन से कर लिए, तो अपन ने एनालाइज करा 500 इंटू 10 कितना हो गया ये 5000। ये क्या है मेरे इंजीनियरिंग आर्ट्स हैं, और एक अपन ने क्या देखा था, ये रहा कॉस्ट पर सेटअप कितना आ रहा है ये 450, और नंबर ऑफ सेटअप कितने हैं 42, ठीक है। तो मैं करता हूँ 450 इंटू 42 कितना होता है ये 450 इंटू 42 450 इंटू 42 होता है 18,900। इनका टोटल करो कितना है 72,100 प्लस 18,900 प्लस करते हुए आप 5,200 96,200 5000 है, सॉरी ये तो हो जाएगा आपका
तो 72,100 प्लस 18,900 प्लस अगर आप करते हो 5,000, तो ये बढ़ता है करीबन आपका 96,000 का। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई अभी अपन अपन क्या कर रहे थे, मेरे फिक्स कॉस्ट है 96,000 के, लेकिन इन लोगों ने फिक्स कॉस्ट को एनालाइज करा कि भाई 96,000 में से 72,100 तो अलग है, बाकी जो बैलेंस है ना वो आपके डिपेंड करते हैं किस पे, नंबर ऑफ सेटअप पे या आपके नंबर ऑफ सेटअप है, और डिपेंड करते हैं इंजीनियरिंग आर्ट्स पे। बड़ी बात समझ में आ गई। तो इन लोगों ने क्या करा, फिक्स कॉस्ट को एनालाइज करा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूट द यूनिट एंड प्रोडक्शन रन इट शुड प्रोड्यूस इन द चेंज सिनेरियो फॉर द ब्रेक इवन। अच्छा, चेंज सिनेरियो क्या है, ये रहा। चेंज सिनेरियो मेरे क्या निकल के आ गया कि भाई मेरा जो कॉस्ट पर सेटअप है वो कितना हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है 90 से। एंड नंबर 2, मेरा जो प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन है वो कितने हो जाएंगे, 1008। और इन लोगों ने कहा इंजीनियरिंग आर जो है मेरे 500 से लेकर 422 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि भाई आप बताओ कि भाई जो चेंज सिनेरियो मतलब ये वाला सिनेरियो है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि हमारा जो ब्रेक इवन जो है पॉइंट निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं आगे। करंट सिचुएशन को मैंने एनालाइज करने की कोशिश करी कि भाई मेरा जो टोटल प्रोडक्शन यूनिट कितना निकल के आ गया, 40320 जो है मेरा प्रोडक्शन यूनिट निकल के आ गया। चेंज सिनेरियो के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको जो है आगे लेकर चलता हूँ। बड़ी तालीमता से अपन समझते हैं कि भाई मेरे जो टोटल यूनिट्स हैं वो कितना निकल के आ रहे हैं, 40320। हाँ, 40320 जो है मेरे यूनिट्स निकल के आ रहे हैं। अच्छा, अभी इन लोगों ने मुझे एक चीज़ समझाई, और वो ये क्या बताया मुझे कि भाई आपका जो कॉस्ट पर सेटअप है ना वो कितना हो जाएगा, डिक्रीज बाय 90। तो अभी रिवाइज का कॉस्ट पर सेटअप कितना हो जाएगा, 450 माइनस 90 अगर मैं करता हूँ तो ये कितना होता है, 360। एम आई राइट? राइट, परफेक्ट। 360 प्लस 100 कितना होता है, 460 माइनस 10। आगे प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन कितना हो जाएगा, 1008। तो प्रोडक्शन यूनिट्स कितना हो जाएगा, 1008। पहले कितना था, पहले मेरा था करीबन ये 960, राइट, 960। तो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। अपन को जो है 40320 यूनिट्स बनानी है, ठीक है। मुझे पता है कि भाई एक प्रोडक्शन रन में कितना यूनिट बनेगा, 1008 का। जस्ट अ सेकेंड। तो अपन कहते हैं कि भाई हमने जो है अपने कॉस्ट पर सेटअप को 450 से क्या करा, 90 से कम कर दिया। तो 450 माइनस 90 करा तो मेरा जो है निकल के आ गया 360 पर यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मुझे एक और चीज़ समझ में ये आती है कि भाई जो मेरा प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन है, कि भाई मैं एक रन में कितना जो है यूनिट्स बनाऊंगा, 1008, और पहले कितना बना था, 960। तो अगर मैं देखूँ 40320 टोटल यूनिट्स बनाने हैं, डिवाइड बाय मैंने 1008 करा, 40320 डिवाइड बाय अगर मैं 1008 करता हूँ तो मैं निकल के आता है 40। तो मुझे जो है अभी क्या करने पड़ेंगे, 40 सेटअप करने पड़ेंगे। अच्छा, मुझे बताओ कि भाई पहले सेटअप में कितने करा था, पहले मैं 42 सेटअप करा था। तो पहले मैं 42 सेटअप से जो है कितने सेटअप पे आ गया, 40 सेटअप पे आ गया। आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग आर्ट्स मुझे जो है 422 ही लगेंगे, इंजीनियरिंग आर्ट्स मेरे जो है 422 ही लगेंगे। तो अपन एनालाइज करते हैं कि भाई मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है। तो अगर आप फिक्स कॉस्ट की बात करोगे तो देखो फिक्स कॉस्ट अपना कितना हो जाएगा, 72,100 जो अपन ने एनालाइज था वो, प्लस आपके जो नंबर ऑफ सेटअप है वो कितने हो गए, 42। नंबर ऑफ सेटअप हो गए मेरे 42, नहीं 40 नंबर ऑफ सेटअप हो गए मेरे 40, और कॉस्ट पर सेटअप मुझे बता रखा है कितना हो गया, 360। प्लस अगर कर दूँ मैं किस इसमें क्या, जो मेरे यूनिट्स है इंजीनियरिंग आर्ट्स, सॉरी 422 जो है मेरे इंजीनियरिंग आर्ट्स लगेंगे, इंटू वही कॉस्ट मेरी रहेगी 10। तो इनका टोटल लगाओ कितना आ रहा है भाई, मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, 360 इंटू 40 अगर मैं करता हूँ कितना बैठता है ये, 14,400 ये हो गया। प्लस अगर मैं करता हूँ 4220 और ये करता हूँ मैं 72,100, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना बैठ गया मेरा ये। अगर अपन सॉल्यूशन से देख लें तो आपका जो है टोटल फिक्स कॉस्ट बैठेगा इधर करीबन ये रहा, देखो 72,100 प्लस 360 इंटू 40 प्लस इसका टोटल लोगों ने निकालने का, अपन को निकालना ही पड़ेगा। तो 72,100 कमन ब्रो, 14,400 प्लस 74,220 कितना बैठा है, 90। अभी बैठा मेरा 90720, ठीक है। तो ये मेरा फिक्स कॉस्ट आ गया 90720। और अगर मुझे निकालना है क्या, ब्रेक इवन पॉइंट मुझे पता है क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट मेरा निकल के आ गया कितना, फिक्स कॉस्ट आपका निकल के आएगा 90720 अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपन देखेंगे क्वेश्चन में से। तो देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रहा 10 माइनस 5 कर दूँ तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ 5 से, 90720 डिवाइड अगर मैं 5 करता हूँ तो मेरा निकल के आता है 18,144 का ब्रेक इवन पॉइंट, 18,144 का जो है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ गया। अच्छा, आगे देखो इन लोगों ने क्या बोला है कि भाई आप जो है यूनिट्स निकालो। हमने यूनिट्स निकाल दी, कितनी निकाल दी, हमने यूनिट्स निकाली 18,144। प्रोडक्शन रन निकालो, तो मुझे पता है कि भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, 18,144 यूनिट्स बनानी पड़ेगी टू ब्रेक इवन। डिवाइड बाय अगर मैं 40 कर देता हूँ तो कितना निकल के आएगा मेरा, डिवाइड बाय मेरा 40 है, नहीं डिवाइड बाय 1008, 1814 डिवाइड बाय 1008। तो जो है आपका 18 जो है प्रोडक्शन रन निकल के आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि भाई 18 प्रोडक्शन रन करोगे तो 18 इंटू 1008 करोगे आपका जो है, तो ये बैठेगा करीबन 18,144, विच मीन्स आप जो है ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाओगे। पूरी कहानी समझ में आ गई कि भैया आपको।
हाँ, एनालाइज वेदर इट शुड कंटिन्यू टू ब्रेक इवन द रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट इनटू द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हम कहेंगे बिल्कुल यार, आप जो है बाकी जो फिक्स कॉस्ट है ना उसको भी क्या करते रहो, बाइफिकेट करते रहो, ताकि आप क्या कर सको, दिमाग लगा सको कि भाई कौन से फिक्स कॉस्ट डिपेंड नहीं करते किस पे, वॉल्यूम पे, लेकिन कौन से वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करते हैं कॉस्ट लेवल पे, ताकि आप जो है कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट को बढ़ा सको। तो ये वही थियोरेटिकल बकवास कर रहा है, आप इसको देख लेना जो मैंने आपको बताया। एबीसी में वही करते हैं कि फिक्स कॉस्ट में एनालाइज करा और मैंने ये देखा कि इस फिक्स कॉस्ट को मैं कम कर सकता हूँ ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए। आई थिंक आपको जो है पूरी कहानी समझ में आई होगी इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। आई थिंक वी आर गुड टू गो फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 3, राइट। एंड अगेन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर आपको जो वेरिएबल कॉस्ट वाला वो चीज़ समझ नहीं आया ना तो कोई बात नहीं, अपने एग्जाम्पल करेंगे तो उससे आप समझ जाओगे। और राइट, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। बहुत आसान क्वेश्चन का मतलब ये कि अपना इंटर में एक सिमिलर क्वेश्चन था। पढ़ते हैं, देखो क्या दे रखा है। एक्सपर्ट रोडवेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इज प्लानिंग टू रन 15 बसेस इन बेरपुर सिटी ऑन अ फिक्स रूट। ठीक है, मेरे पास 15 बसेज हैं। द कंपनी हैज एस्टिमेटेड अ टोटल ऑफ इतना पैसेंजर किलोमीटर पर एनम। पर एनम का डेटा रखा और टोटल दे रखा है, टोटल पैसेंजर किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट बसेज विल हैव अ 100% लोड फैक्टर, मतलब जो है 100% कैपेसिटी के बेसिस पे जो है बस चलेगी। बसेज आर परचेज एट अ प्राइस ऑफ 44 लाख पर यूनिट, जिसकी स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स 5,50,000। ठीक है, देखो हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज देखो मेरा पर्पस यही कि आपका कम से कम समय यूटिलाइज करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट दिया जाए। तो अगर आपको जो है चीज़ समझ में नहीं आ रही तो एक बार प्लीज़ वापस रिवाइंड करके देख लेना, या फिर थोड़ा स्लो करके देख लेना, बिकॉज नेचुरली मैं थोड़ा ज़्यादा तेज बोलता हूँ ताकि 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 आप बोर ना हो एंड ताकि आप जो है थोड़ा कंसंट्रेशन लगा के पढ़ सको। ऑलराइट 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 ऑलराइट। तो अगर आपको थोड़ा स्पीड ज़्यादा लग रहा हो तो इसको जो है थोड़ा कम कर लेना। जो जनरली अपन सी स्टूडेंट्स की आदत होती है 2x पे देखें, लेकिन मेरी वीडियोस को 2x पे देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, बिकॉज मेरी ऑलरेडी स्पीड जो है 1.5 चलती है नेचुरल। ऑलराइट, देखना आगे देखा है। बसेज आर परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 44 लाख, जिसका स्क्रैप वैल्यू जो है कितना 5,50,000 है। सीटिंग कैपेसिटी मुझे बता रखी है एक्सक्लूडिंग ड्राइवर का सीट। ड्राइवर की सीट के अलावा आपका जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 42। फिर आगे दे रखा है कि भाई ईच बस कैन गिव अ माइलेज ऑफ 5 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर भराओगे तो 5 किलोमीटर चलेगी आपकी बस। सांस लेने दो। एवरेज कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है कितना है 66 पर लीटर। कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड सनरीज पर 1000 किलोमीटर वुड बी 33। अरे कौन मैसेज कर रहा है भाई साहब। कंपनी विल पे 27,500 पर मंथ टू द ड्राइवर एंड 2 अटेंडेंट्स फॉर ईच बस। आगे बढ़ते हैं। अदर एनुअल चार्जेस पर बस जो है इंश्योरेंस के दे रखे हैं इतना, गैरेज चार्जेस दे रखा है इतना, रिपेयर मेंटेनेंस दे रखा है इतना, रूट परमिट चार्जेस दे रखा है। अप टू 20 किलोमीटर जो है 5,500 है एंड 2200 किलोमीटर कितना दे रखा है 2200 फॉर एवरी एडिशनल 5,000 किलोमीटर पर पार दे रहो। यानी मुझे बड़ा परेशान करते हैं, पता है लोग धमाधम मैसेज करते रहते हैं। देखो धन 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 क्या करें इन लोगों का। अब मैं क्या फ़ोन साइलेंट भी नहीं रख सकता, बिकॉज फिर मुझे पता भी नहीं चलता किसने कब मैसेज कर दिया। फिर बाद में मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई हमारा बहुत अर्जेंट मैसेज था, ऐसा था वैसा था, आपने उठाया नहीं। एटलीस्ट मुझे पता तो चलता है, मुझे वीडियो को पॉज करके देखना पड़ेगा किसने मैसेज करा है। ओ गॉड। आगे देखते हैं। कैलकुलेटर सजेस्टेड फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर टेकिंग इनटू अकाउंट द मार्कअप ऑफ 20%। मतलब ये बोल रहा है कि भाई हम एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना चार्ज करें, और फिर इसने कहा कि भाई कॉस्ट ऑफ जो है 20% मार्कअप भी लगाओ। आगे बढ़ते हैं। द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ बीरपुर इज हाईली रेगुलेटेड, द गवर्नमेंट हैज फिक्स द फेयर। मतलब सरकार ने अगर आपका जो है फिक्स आपका जो फेयर है इतना फिक्स कर दिया तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी क्या इंपैक्ट आएगा। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट पॉज माय वीडियो 1 सेकंड। सो ऑलराइट, मेरी वीडियो चालू हुई। हाँ राइट। तो देखो सिंपल सी बात ये है कि अपने को इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब ये कह रहा है कि भाई आप जो है मुझे बता दो कि हम एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करें। चलो अपन पढ़ते हैं, एक एक कॉस्ट को एनालाइज करते हैं। सिंपल सी बात है। अब तो पहले ये देख लेते हैं कि भाई मेरा टोटल कॉस्ट, मैं बस चला रहा हूँ तो मेरा टोटल कॉस्ट पर एनम कितना बैठता है। देखना, इन लोगों ने कहा कि भाई आपका जो इंश्योरेंस चार्जेस है वो 55,000 का है। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, आपका 55,000 का इंश्योरेंस चार्जेस होगा। गैराज चार्जेस इन लोगों ने दे दिया 33,000। देखो ये रहा, मैंने बता दिया कि भाई ठीक है 33,000 का मेरा गैराज चार्जेस हो गया। रिपेयर मेंटेनेंस लोगों ने बताया 55,000 का। तो ठीक है, मैंने बोला भाई आपका रिपेयर मेंटेनेंस हो गया 55,000 का। आगे बढ़ते हैं अपन। 55,000 का मेरा रिपेयर मेंटेनेंस हो गया। रूट परमिट चार्जेस को अपन होल्ड करते हैं एक बार। मैंने इधर कहा रूट परमिट चार्जेस को होल्ड करने के लिए अपन को ये देखना पड़ेगा कि भाई बस कितना किलोमीटर चल रही है। तो मैं आपको एक समझाता हूँ एक चीज़ बड़ी लॉजिकल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। तो मैंने लिखा कि भाई एग्जाम्पल नंबर 3 डब्बा बना दिया इधर। चलो देखना, मुझे बता रखा है कि भाई ये जो मेरी बस है ना 251,85,000 पैसेंजर किलोमीटर चलेगी। पैसेंजर किलोमीटर है ये, ठीक है, नॉट किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर चलेगी पर एनम, ठीक है। अब मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इसको मैं आपको जो है विदिन अ मिनट समझाऊंगा, लेकिन आप बड़े समझते रहना। ये जो है 15 बसेस का है। अगर मैं डिवाइड बाय कर दूँ 15 बस का तो कितना बैठेगा ये 251585 25,185,000 डिवाइड बाय 15 कर दूँ तो बैठता है करीबन 16,79,000 कितना हो गया किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर हो गया ये पर बस, ये हो गया पर बस, ठीक है, पर बस का निकल के आ गया। तो ये जो है मेरी बस जो है 16,79,000 जो है किलोमीटर चलेगी पर बस। मेरी जो सीटिंग कैपेसिटी है, मेरी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो कितनी है 42 टोटल है एक्सक्लूडिंग ड्राइवर। उसमें से 2 अटेंडेंट्स और वो सब है, मैंने हटाया तो क्या होगा ये 40 हो गया, राइट।
तो ये हो गया 40 की सीटिंग कैपेसिटी है। तो बेसिकली एक पैसेंजर कितना किलोमीटर चलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। वो हो जाएगा 16,79,000 डिवाइड बाय अगर मैं 40 कर देता हूँ तो ये करीबन निकल के आएगा मेरा आंसर 41975 जो है मेरी किलोमीटर चलेगी बस। अच्छा, ये मैंने जो क्या करा कैसे करा मैं आपको जस्ट विद इन अ मिनट आपको समझाने की कोशिश करूँगा पूरा लॉजिकली। अभी इसको पढ़ा आपने, समझा, भूल जाओ। तो मुझे एक बात समझ में आई कि भाई किलोमीटर मैंने कैसे निकाला 41975, इसके बेसिस मैं अभी आपको आंसर सॉल्व कराता हूँ। विद इन अ मिनट इसका लॉजिक समझाऊंगा आपको। तो देखो मेरी बस जो है 41975 किलोमीटर चलेगी पूरे साल। अब मुझे इन लोगों ने कहा है कि भाई 20,000 किलोमीटर तक के लिए 5,500 है। तो 5,500 तो मैंने कर दिया 20,000 किलोमीटर के लिए। बाकी कितने किलोमीटर बचे 41975। तो 41975 में से आप 20,000 को लेस कर दोगे, कितना बचता है ये करीबन, करो 41975 लेस करा मैंने 20,000 तो ये बैठा करीबन 21975। अच्छा, इन लोगों ने क्या इन्फॉर्मेशन रखी है 2200 फॉर एवरी एडिशनल 500 किलोमीटर। और पार्ट का मतलब है कि थोड़ा सा भी किलोमीटर हुआ ना उसका मुझे जो है 22 रुपये देना पड़ेगा। तो इसका मैं डिवाइड करता हूँ, कितना है 5,000 किलोमीटर है ये। तो डिवाइड मैंने 5,000 करा, कितना निकल के आएगा ये डिवाइड अगर 5,000 करोगे तो आएगा 4.395। तो बीच में से हो जाएगा 5। और उसके लिए इन लोगों ने कहा 2200 रुपये लगेंगे। तो कितना हो जाएगा 2200 इंटू 5। तो 2200 इंटू 5 करता हूँ तो मेरा कितना निकल के आता है ये 11,000 तो ये हो गया। और प्लस इन लोगों ने कहा था 20,000 का 5500 ही है। तो 11,000 प्लस 5500 करने करा 16,500 निकल के आ गया मेरा रूट परमिट चार्जेस का कॉस्ट। देखो ये हो गया रूट परमिट चार्जेस का कॉस्ट 16,500। मेरी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो आगे मुझे इन लोगों ने कह रखा है, ये वाली मैंने पूरी एनालाइज कर दी। देखो आगे दे रखा है कि मेरे को डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 44 लाख की मेरी बस है, माइनस करूंगा मैं क्या स्क्रैप वैल्यू। तो 44 लाख माइनस 5,50,000 डिवाइड बाई 5 करूंगा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है। मेरा डेप्रिसिएशन निकल के आ गया करीबन आपका इतना, आपका जो है डेप्रिसिएशन निकल के आएगा 7,70,000 का। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो इन लोगों ने एक चीज़ कह रखी है मुझे कि आपका जो फ्यूल का कॉस्ट है ना वो कितना है 66 पर लीटर। तो पहले मैं ये देखूंगा कि भाई मेरे को जो है टोटल फ्यूल का कॉस्ट कितना लगेगा। बच्चों मुझे तुमको बेसिक मैथ समझाना पड़ रहा है। अब देखो मेरा जो है फ्यूल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा कितना लगेगा 41975 मेरे किलोमीटर है। ठीक है, इन लोगों ने कहा कि भाई आपका जो है ना 1 लीटर में 5 की माइलेज देता है। तो डिवाइड अगर मैं 5 कर दूंगा तो मुझे समझ आएगा कि भाई मुझे इतने लीटर यूज़ करना है। हाँ, तो 41975 डिवाइड अगर मैं 5 करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि भाई 8395 लीटर लगेंगे इंटू 66 जो है 1 लीटर की कॉस्ट है। इंटू अगर मैंने 66 करा तो मेरे बैठे का करीबन ये 5,54,070। चलो चेक करते हैं अपना जो है बैठा के ये 5,54,070 आपका जो पेट्रोल का खर्चा आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट सभी दे रखा है पर 1000 किलोमीटर वुड भी 3,300। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई जो मेरा 41975 है ना, तो 41975 डिवाइड बाय अगर मैं 1000 कर दूँ इंटू कर दूँ कितना 300 है 3,300 है। तो 41975 डिवाइड बाय अगर मैंने करा 1000 इंटू करा मैंने 3,300 मेरा बैठेगा करीबन 1,48,517 1,48,517। ओ गॉड गुड गॉड 1,48,517 ये मेरा बेटा कितना फ्यूल कॉस्ट। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे क्या दे रखा है 27,500 पर मंथ। इसमें दे रखा है कंपनी बिल पे 27,500 पर मंथ टू ड्राइवर एंड टू अटेंडेंट्स फॉर ईच बस। ध्यान से समझना कि भाई ये दे रखा है ये 27,500 पर मंथ दोनों का है, सबका मिला के। तो 27,500 इंटू अगर मैं 12 करता हूँ तो ये मेरा बैठेगा करीबन 3,30,000 का। तो ये मेरा जो है 3,30,000 का मेरा जो है कॉस्ट बैठा। ठीक है, मैंने आगे बताया कि जो मैंने किलोमीटर निकाला कैसे निकाला अभी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अभी आपको उसको भूल जाओ। मेरा टोटल कॉस्ट निकल के आगे कितना इतना। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट कितना निकल के आगे इतना। मैंने 20% मार्कअप एड करा जो कि मुझे क्वेश्चन पे दे रखा है। अच्छा 20% मार्कअप अगर आप देखोगे तो किसकी बता रखा है इन लोगों ने सजेस्टेड कैलकुलेटर सजेस्टेड फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर टेकिंग इनटू अकाउंट मार्कअप ऑन कॉस्ट 20%। तो 20% का जो है मेरा मार्कअप है कॉस्ट पे। तो अगर क्या करूँगा मैं इसमें जो है 20% ऐड कर दूंगा तो मेरा जो टोटल रेवेन्यू निकल के आएगा कितना इतना। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये मेरा जो टोटल कॉस्ट निकल के आएगा 23,42,405। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। मैं आपको जो है एक नई शीट पे लेके चलता हूँ। अब देखना मेरा टोटल रेवेन्यू कितना निकल के आ गया। टोटल रेवेन्यू मेरी राइटिंग खराब हो गई है क्या। मेरा टोटल रेवेन्यू निकल के आ गया कितना 23,42,505। ठीक है। अच्छा मेरे पैसेंजर कितने हैं, मेरे पैसेंजर अगर आपने देखे होंगे तो मेरे पैसेंजर है 40। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि भाई मेरी बस जो है कितने पूरे साल कितने किलोमीटर चलेगी। तो मेरी बस जो है पूरे साल अपन ने जस्ट निकाला था कितना 41975। लेट मी जस्ट चेक 41975। तो मेरी जो एक बस है 41975 किलोमीटर चलेगी। ठीक है। अच्छा मुझे जो है इतना पैसा रिकवर करना है कितने 40 पैसेंजर से। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना कि भाई ये एक बस है। ठीक है, इस एक बस में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से वापस समझना कि भाई जो मेरी बस है वो 1 किलोमीटर चलने पे जो है कितना चार्ज करती है 100 रुपये। अगर मेरी बस जो है 1 किलोमीटर चलेगी, मेरी बस जो है 1 किलोमीटर चलेगी तो उसका खर्चा आ रहा है 100 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या सबसे 100 रुपये चार्ज करूँगा क्या, नहीं। मेरी बस में अगर सीट की कैपेसिटी कितनी 10, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूँगा कि भाई 100 डिवाइड बाय अगर मैं 10 कर देता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि भाई एक पैसेंजर से एक बंदे से मुझे कितना चार्ज करना है, एक बंदे से जो है मुझे चार्ज करना है कितना 10 रुपये।
राइट। तो लॉजिकल भी यही बात है कि भाई अगर इधर से लेके इधर तक का फेयर 100 रुपये आ रहा है 1 किलोमीटर का, तो एक पैसेंजर 100 रुपये तो देगा नहीं ना, बस वाले को रिकवर करना है 100 रुपये, और टोटल सीटिंग कैपेसिटी कितनी है 10 है, तो क्या करेगा 100 डिवाइड बाय 10 करेगा, तो मतलब समझ में आती है उसके बाद कि भाई एक पैसेंजर से अगर मैं चार्ज करूँगा कितना 10 रुपया, 10 इंटू 10 करता हूँ तो मुझे 100 रुपये रिकवर हो जाएंगे 1 किलोमीटर के। बात समझ में आ रही है ना। तो इधर भी वही कह रहा है कि भाई आप ऐसे समझो, अब 2 किलोमीटर का जो है मेरा खर्चा आ गया कितना, 2 किलोमीटर का खर्चा आ गया कितना 200 रुपये, 2 किलोमीटर का खर्चा मेरा कितना आ गया 200 रुपये। अब मुझे जो है चार्ज करना है इन लोगों से, तो मुझे एक बात बताओ कि भाई मेरे पास सीटिंग कैपेसिटी कितनी आ रही है 10 रुपये की 10 रुपये की सीटिंग कैपेसिटी आ रही है, इसका मतलब ये है कि भाई जो मेरी सीटिंग कैपेसिटी है वो 10 की सीटिंग कैपेसिटी हो गई। अच्छा, हर बंदा कितने किलोमीटर चलेगा, हर बंदा जो है 2 किलोमीटर चलेगा, तो टोटल कितने किलोमीटर हो गए, ये 20 किलोमीटर हो गए, क्योंकि मुझे जो है पर किलोमीटर की कॉस्ट चाहिए। तो अगर आप लॉजिकली ऐसे समझो कि भाई 200 रुपये डिवाइड बाय 10 करता हूँ तो कितना हो जाता है मेरा, ये करीबन आ जाता है 20 रुपये। मतलब अगर मैं एक पैसेंजर से 20 रुपये चार्ज करता हूँ, अगर एक पैसेंजर से मैंने 20 रुपये चार्ज करे और 10 पैसेंजर, तो मेरा टोटल 200 रुपये रिकवर हो जाएगा कितने का, 200 रुपये रिकवर हो जाएगा 2 किलोमीटर का। ठीक है, तो अगर मैं 1 किलोमीटर की बात करूँ, अगर मैं 1 किलोमीटर की बात करूँ कि भाई मैं एक पैसेंजर से जो है 1 किलोमीटर का कितना चार्ज करूँगा, तो मैं एक पैसेंजर के लिए, एक पैसेंजर से 2 किलोमीटर का चार्ज करूँ 20 रुपये, तो एक पैसेंजर से मैं 1 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करूँगा 20। मैंने वही करना है कि 200 डिवाइड बाय 10 करा, तो ये जो आगे कितने का, एक पैसेंजर से मुझे चार्ज करना है कितना 20 रुपया। अच्छा, किलोमीटर कितने हैं, किलोमीटर अगर आप लॉजिकली देखोगे तो 2 किलोमीटर, तो 20 डिवाइड बाय 2 करा मैंने, कितना आया 20 डिवाइड बाय 2 करूँगा तो मेरा 10 आ जाएगा। ऐसे ही इधर बात कर रहा है, मेरा जो टोटल रेवेन्यू है 2342505, ये मुझे 40 पैसेंजर से चार्ज करना है, राइट। मेरी बात समझ में आई, तो इसको मैं इक्वल टू करता हूँ, तो इसका बैठेगा एक अमाउंट आएगा। ठीक है, अच्छा ये तो कितने किलोमीटर के लिए हुआ है, इतने किलोमीटर के लिए, तो डिवाइड बाय करा मैंने 41975, तो मेरा जो है पर किलोमीटर कहाँ से निकल के आ जाएगा, तो इसको करो 2342505 डिवाइड बाय 40 करा मैंने, डिवाइड बाय 41975 करा, तो मेरा कितना निकल के आ गया 1.395। अच्छा, आपको समझ नहीं आई कहानी, तो आपको वापस इसको गो थ्रू करना, बड़ा लॉजिकली मैंने आपको समझाया कि भाई 1 किलोमीटर के लिए मैं एक पैसेंजर से कितना चार्ज करूँगा, तो एक पैसेंजर से मैं 1 किलोमीटर के लिए जो है इतना फेयर चार्ज करूँगा। बट कहानी समझ में आ गई क्या। तो मैंने वही करा, मैंने टोटल कॉस्ट निकाला, उसमें मार्कअप ऐड करा मैंने, और जो है उसमें मैंने मार्कअप ऐड करा, ये आ गया टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू निकल के आ गया, तो मेरा जो है टोटल पैसेंजर किलोमीटर से मैंने बेसिकली जो अपन ने उधर कैलकुलेशन करके वही निकाला, और मेरा रेट पर किलोमीटर कितना निकल के आ गया 1.395। कोई डाउट, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अच्छा, अब आपको कहानी समझ में आ गई ना कि भाई मैंने पहले किलोमीटर कैसे निकाले थे, मैंने पहले जो है किलोमीटर कैसे निकाले थे। देखो, ये मैंने उल्टी कैलकुलेशन कर दी कि भाई एक पैसेंजर, अगर मेरे को एक बस को जो है मेरा, एक बस जो है मेरा कितना किलोमीटर चलेगी 41975, और कितने के पैसेंजर से मेरे 40 पैसेंजर, 40 सीटिंग कैपेसिटी, तो 41975 इंटू 40 करोगे तो आपका बैठेगा करीबन ये 16,79,000। ठीक है, ये तो हो गया एक बस का। ये तो 5 बस का, तो मैंने डिवाइड 15 करके एक बस का निकाला, और फिर एक बस का मैंने क्या करा, बाइफिकेशन करा इसके बेसिस पे, नंबर ऑफ किलोमीटर इंटू नंबर ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। इसका और लॉजिकल तरीका मैंने आपको इसके आगे समझाया कि भाई अपन किस तरह से ये कैलकुलेशन करते हैं कि भाई 1 किलोमीटर कैसे निकल के आती है। मैंने कहा कि भाई अगर 1 किलोमीटर का चार्ज 100 रुपये और 10 पैसेंजर्स तो मैं कितना चार्ज करूँगा, उन सबसे जो है चार्ज करूँगा कितना 10 रुपया। अब वापस अपन एक और दूसरी कहानी समझी कि भाई 2 किलोमीटर का खर्चा अगर 200 रुपये, तो मैं एक पैसेंजर से कितना चार्ज करूँगा 200 डिवाइड बाय 10, 200 डिवाइड बाय 10 करा तो कितना निकल के आ गया मेरा 20 रुपये। मतलब एक पैसेंजर से मैं 2 किलोमीटर के लिए चार्ज करूँगा 20, तो एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करोगे, तो हमने कहा 10 रुपये। तो उसको मैंने रिवर्स कैलकुलेशन करी तो मेरा जो है 41975 आ गया, और मैंने उल्टी सीधी कैलकुलेशन करी तो मेरा पे निकल के आ गया। बात समझ में आ रही है आपको। आई होप आपको जो है पूरा क्लियर हुआ होगा ये फंडा। अच्छा, फिर अपन एक बार सेकंड नंबर की क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन बोले तो इसका सेकंड पार्ट अभी कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप एक पैसेंजर से सिर्फ 1.35 चार्ज कर सकते हो। अभी अपन ने कैलकुलेशन करके क्या निकाला कि भाई मुझे जो है चार्ज कितना करना चाहिए, मुझे जो है 1.375 1.395 चार्ज करना चाहिए, लेकिन सरकार ने कहा कि भाई हम तो जो है आपको चार्ज करने देंगे कितना, हम जो है आपको चार्ज करने देंगे 1.1 कितना 35, राइट। हम जो है आपको चार्ज करने देंगे 1.35। तो ये पूछना चाह रहा है कि भाई आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट रहेगा कंसिडरिंग एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ 8%। लेकिन इसने कहा रूट परमिट चार्जेस पे इन्फ्लेशन नहीं लगेगा। बहुत सिंपल सा काम है, आप ये देखना आपके जो भी सारे खर्च है ना, सारे खर्चों को जो है आप 88% से बढ़ा दो, 8% से बढ़ गया, 8% से बढ़ गया, डेप्रिसिएशन नहीं बढ़ेगा, रूट परमिट चार्जेस नहीं बढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ कोर्स कैसे बढ़ेगा, रूट परमिट डेप्रिसिएशन क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन अपना जो है अपन अकाउंट में करते हैं, वो अपना वैसे कोई खर्चा नहीं है जो इन्फ्लेशन से बढ़ता रहे। रिपेयर मेंटेनेंस मैंने बढ़ा दिया 5% से, सॉरी 8% से, ये बढ़ा दिया 8% से, ये बढ़ा दिया 8% से, ये बढ़ा दिया 8% से। टोटल कॉस्ट मेरा कितना निकल के आ गया इतना। अच्छा, टोटल रेवेन्यू कितना निकल के आ गया, तो देखो इन लोगों ने क्या कहा कि भाई हम एक पैसेंजर से कितना चार्ज करेंगे 1.35। तो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना कि भाई हम जो है एक पैसेंजर से चार्ज करेंगे 1.35, तो 40 पैसेंजर है इंटू 1.35 इंटू आप टोटल किलोमीटर कितना चलेगा एक पैसेंजर 975 करो, इसको कितना आ रहा है 40 इंटू 1.35 इंटू 41975, राइट 41975, ये हो गया मेरा करीबन 2266650। तो मेरा प्रॉफिट निकल के आ गया, और मेरा जो है प्रॉफिट टू टोटल रेवेन्यू निकल के आ गया। अगले साल वापस क्या करो, इसको 8% बढ़ा दो और इसका जो है प्रॉफिट निकालने की कोशिश करो आप।
तो हम देख रहे हैं कि भाई इसका जो प्रॉफिट है वो ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है, घट रहा है। ऑफकोर्स घटेगा क्योंकि मेरा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और मेरा प्रॉफिट इन्फ्लेशन मेरा बढ़ रहा है, लेकिन मेरा जो कॉस्ट में जो चार्ज कर रहा हूँ, रेवेन्यू जो चार्ज कर रहा हूँ वो स्टेगनेंट है 1.35 पे। आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। जो मैंने हिंदी में बताया वही लोगों ने अंग्रेजी में दे रखा है, एक बार इसको पढ़ सकते हो आप, अगर नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा आपका काम। आई होप आपको जो है 3 इलस्ट्रेशन समझ में आए होंगे, ठीक है। पहली पहली बार कर रहे हो आप, कोई बात नहीं, अगर प्रोसेस नहीं हो रहा आपसे, थोड़ा ज़्यादा स्पीड में लग रहा है, एक बार वापस रिवाइंड करके इसको चेक कर लो। मैंने इसको पूरा कंसेप्चुअली लॉजिकली पूरा समझाने की कोशिश करी है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 5, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड 5 बहुत आसान है। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन और कोई नहीं मिल सकता आपको। देखना रिसेंटली ये सब भूल जाओ, काम का नहीं है। देखना एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल क्या बोल रहा है, हॉस्पिटल प्रोवाइड ट्रीटमेंट अंडर अ पैकेज सिस्टम जहाँ पर फीस आर चार्ज रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ डेज ऑफ पेशेंट स्टेज इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, हम उससे फीस चार्ज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द कंसल्टेंट हैज एस्टिमेटेड 2.5 पेशेंट डेज पर पेशेंट, मतलब एक बंदा जो है एक हॉस्पिटल में, एक बंदा हॉस्पिटल में 2.5 दिन रहता है। ही वांट्स टू रिड्यूस इट टू 2 डेज, मतलब जो हम क्या चाहते हैं कि भाई जो एक बंदा है ना वो 2.5 दिन से रह के 2.5 दिन से रह के दो दिन रहे, मैक्सिमम 2 दिन रहे, ताकि हॉस्पिटल का खर्चा भी बचे। By doing this, the consultant has targeted the general variable cost of 500 per patient day, annually 15,000 visitors, 15,000 पेशेंट विजिट्स द हॉस्पिटल 40 मिनट। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, टोटल मेरे पेशेंट्स है 15,000। इन लोगों ने कहा कि भाई आपका जो पेशेंट डेज है ना वो 2.5 से 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है 0.5 कम हो जाएगा। 0.5 कम होने का मतलब ये है कि भाई जो मेरा खर्चा लगेगा, इन लोगों ने कहा कि भाई आपका जो पर पेशेंट डे का खर्चा है ना, पर पेशेंट डे को 500 रुपये, तो मतलब 500 रुपये जो है पर पेशेंट डे का खर्चा है। तो अगर मैं बात करूँ आधे डे का खर्चा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250, क्योंकि अपन जैसे 250 बचा रहे हैं ना, 2.5 दिन से कितना हो गया, 2 दिन हो गया, मतलब 0.5 का खर्चा मेरा बच रहा है। क्योंकि हॉस्पिटल क्या करेगा, पेशेंट को जल्दी फ्री कर देगा, 2 दिन में फ्री कर देगा, मतलब 2.5 दिन का जो हॉस्पिटल का खर्चा बच जाएगा। तो एक दिन का खर्चा 500 रुपये, तो आधे दिन का खर्चा कितना हो जाएगा, आधे दिन का खर्चा हो जाएगा 250 रुपये। अच्छा, टोटल पेशेंट्स कितने हैं, 15,000। तो ये जो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये 15,000 इंटू 250। मतलब अगर अगर तो मैं क्या करता हूँ, ये कोई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करता हूँ, तो इससे मेरा जो है 37,50,000 का बेनिफिट होगा। बेनिफिट कैसे होगा कि मेरा खर्चा नहीं हुआ, खर्चा नहीं हुआ मतलब मेरा बेनिफिट हुआ ना। तो देखो अगर मैं स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट होगा इतने का। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। Now, medical superintendent has some concerns that with that of consultant का plan. According to him, reducing the patient day would be detrimental to the full recovery of patient. सही बात है, आप हॉस्पिटल में जाओगे, पहले आपको जो है 2.5 दिन लगते थे, लेकिन हॉस्पिटल ने कहा कि भाई 2 दिन में भाग जाओ। इसका मतलब ये है कि भाई हॉस्पिटल आपको जल्दी फ्री कर रही है। इसका मतलब हो सकता है कि भाई हॉस्पिटल आपका पूरा ट्रीटमेंट ना करके आपको जल्दी फ्री करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, दे वुड कम अगेन फॉर एडमिशन। इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आप उनको जल्दी छोड़ दोगे तो हो सकता है कि भाई उनकी बीमारी पूरी ठीक ना हो और वापस आ जाएं। thereby increasing the current readmission rate from 3% to 5%. It means रीएडमिटिंग 300 एडिशनल पेशेंट्स। इसका मतलब ये कहा इन लोगों ने कि भाई हो सकता है कि हम क्या करेंगे, इन लोगों ने कहा कि हो सकता है आपका जो ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने से रीएडमिशन रेट बढ़ जाए, मतलब 300 पेशेंट्स एडिशनली आ जाए। कंपनी हैज़ टू स्पेंड 25 लाख मोर टू अकोमोडेट दिस इंक्रीज इन रीएडमिशन। अगर ऐसा हुआ तो मतलब आपको जो है 25 लाख रुपये अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे। तो आपका जो कॉस्ट कितना लगा, कॉस्ट आपको जो है 25 लाख लगेगा। एक फ़ायदा तो मेरा ये हुआ कि भाई जो मेरा पेशेंट डे कम हुआ, इसका मतलब मेरा कॉस्ट कम हुआ, कॉस्ट मेरा लगानी, कॉस्ट लगाने का मतलब मेरा अल्टीमेटली बेनिफिट हुआ। तो 37,50,000 का मेरा बेनिफिट हुआ, 25 लाख का मेरा कॉस्ट लगेगा। इन लोगों ने एक चीज़ कही, बट द कंसल्टेंट हैज़ फाउंड ब्लेस्ड इन द डिस्गाइज इन दिस। ही सेड एवरी रीएडमिशन इज ट्रीटेड एज न्यू एडमिशन सो दैट इट वुड रिजल्ट इन एन एडिशनल कैश फ्लो ऑफ इतना पर पेशेंट इन द फॉर्म ऑफ एडमिशन फी। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप ये स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हो तो जो आपके नए पेशेंट्स आएंगे ना, आप उनसे क्या कर सकते हो, अलग से चार्ज कर सकते हो। तो 300 इंटू 45 आप चार्ज कर लोगे उनसे, तो कितना हो गया 15 लाख, सॉरी 300 इंटू 45 कितना होता है 13,50,000, ये हो गया 13,50,000। मेरी बात बड़े ध्यान से समझना कि भाई आपने जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करी उससे आपको फायदा इतना का हुआ, नुकसान इतना का हुआ, तो आपको जो है इंक्रीमेंटल फायदा निकल के आ गया इतना। वापस देख लेते हैं, कुछ नहीं है, एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ने कहा कि भाई हमें जो है अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है। प्रॉफिट बढ़ाने के तरीका इन लोगों ने क्या निकाला कि हम जो पेशेंट डेज है ना वो हम 2.5 से 2 दिन कर देंगे। अच्छा, हॉस्पिटल ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब हॉस्पिटल पेशेंट को अपने पास रखती है तो हॉस्पिटल को खर्चा करना पड़ता है पेशेंट पे। अब 2.5 दिन से 2 दिन हो गया, इसका मतलब 2.5 दिन आधे दिन का खर्चा हॉस्पिटल को नहीं करना पड़ेगा। तो अभी 15,000 जो पेशेंट्स थे, 15,000 इंटू मैं 0.5 कर देता हूँ, मतलब कितना हो जाता है ये, सॉरी 15,000 इंटू 0.5 इंटू मैं कर देता हूँ 500। तो मेरा बेसिकली 37,50,000 का खर्चा कंपनी बचा सकती है अगर उन्होंने स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करा। लेकिन इन लोगों ने एक और चीज़ कही कि भाई अगर ऐसा करोगे आप, अगर आप ऐसा करोगे तो होगा क्या कि भाई जो पेशेंट्स फुली रिकवर नहीं हुए वापस आ सकते हैं। अच्छा, अगर वो वापस आ गए इसका मतलब ये है कि भाई मुझे उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ने एक चीज़ कही कि भाई उनको अकोमोडेट करने के लिए 25 लाख का एडिशनल खर्चा आपको करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, इस स्ट्रेटेजी की वजह से 25 लाख आपको जो है एडिशनल खर्चा होगा। और एक और चीज़ इन लोगों ने क्या कही कि लेकिन जो वापस पेशेंट आएंगे ना उसको हम रीएडमिशन मानेंगे, और रीएडमिशन मानते हुए हम उससे एडिशनल चार्ज करेंगे। मतलब 300 इंटू 4500 हम 13,50,000 जो है उनसे और चार्ज करेंगे। तो मेरा इंक्रीमेंटल बेनिफिट निकल के आ गया 26 लाख का। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। हमें बस इतना सा देखना है कि भाई जो कंपनी सोच रही है, अगर कंपनी वो कर देगी तो उससे कंपनी को फायदा क्या होगा। तो
इन लोगों ने कहा फायदा तो ये हुआ कि भाई मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बच गया कितने का, 37,50,000 का। एंड नंबर 2, जो पेशेंट वापस आएंगे उनसे मैं 45 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, तो ये तो मेरा होगा टोटल फायदा। मेरा नुकसान क्या हो रहा है, मेरा नुकसान ये हो रहा है कि भाई मुझे 25 लाख एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे टू अकोमोडेट दोज न्यू पेशेंट्स इन माई हॉस्पिटल। ठीक है, तो मेरा इंक्रीमेंटल बेनिफिट निकल के आ गया। अच्छा, फिर इसने कहा कि भाई ऑल्सो कमेंट ऑन द रिजल्ट एंड अदर फैक्टर्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। कमेंट करो कि भाई इनका डिसीजन सही था कि नहीं था। अच्छा, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, इन लोगों ने वही कह रखा है कि भाई हॉस्पिटल को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि पेशेंट को फुली रिकवर करके भेजें। हॉस्पिटल की जिम्मेदारी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। हॉस्पिटल का जिम्मेदारी होता है कि भाई हम पेशेंट को फुली रिकवर करके भेजें। तो इन लोगों ने कहा कि भाई 2.5 दिन का अगर 2 दिन कर दोगे, इसका मतलब ये है कि हो सकता है हॉस्पिटल क्या करिए, पेशेंट को बिना रिकवर करे छोड़ रही है। तो ये हॉस्पिटल का गलत ऑब्जेक्टिव है। तो हम कहेंगे कि भाई हॉस्पिटल प्रॉफिट, अगर देखिए प्रॉफिट के बेसिस पे तो हॉस्पिटल की स्ट्रेटजी इफेक्टिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखा जाए तो हॉस्पिटल की ये स्ट्रेटजी पब्लिक को बेनिफिट नहीं देगी। तो हम बेसिस पे उसके बेसिस पे हमने कमेंट करा है, जो कि आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। और आपके IBX एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये चेप देना पूरा डिट्टो डिट्टो, ठीक है। और आपका जो स्पॉम होगा उसमें MCQ आते हैं, तो MCQ में तो ऑफकोर्स ये पूछेगा नहीं। तो आई होप मैंने आपको जो है 4 इलस्ट्रेशन करा दी। इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में जो मैं विदिन आवर्स में अपलोड करने वाला हूँ, विदिन फ्यू आवर्स अपलोड करने वाला हूँ, उसमें जो है मैं आपके आगे के जो है इलस्ट्रेशन कराता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, उससे पहले आप जो है ये इलस्ट्रेशन देख लो। अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ आ रहे हैं। ऑलराइट, एंड इस वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। ऑलराइट।